अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग PSL का सुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट। पहले 6 दिन में जैम पैक जो हमें एक्शन देखने को मिला, उसके बाद जो प्लेयर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उसको भी थोड़ा सा गैप चाहिए था। आज कोई मैच पाकिस्तान सुपर लीग का खेला नहीं जा रहा है, लेकिन आज से पहले जो तमाम मैचेस हुए, जो तमाम परफॉर्मेंसेस सामने आई और जो तमाम मैचेस में नए चेहरे देखने को मिले, हम उस पर बात करेंगे आज के शो में। हमारे साथ मौजूद है साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत करम, आप ठीक हो? गुड। मैं ठीक है मैं ना आते हुए आज सोच रहा था कि जैसे शुएब मलिक जो है ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं ना, तो वो वाली सिचुएशन हो गई है कि दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। नहीं, बट आई थिंक आप शुएब मलिक से तो ना करो, बिकॉज यू आर नॉट अ रिटायर्ड। आई एम नॉट रिटायर्ड, आई एम जस्ट लाइक ए ऑफ पे हूं। हाँ सही कह रहे हो, वो उसमें है। लेकिन आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जितने भी मैचेस हुए और जिस अंदाज में ये PSL खेली जा रही है, 2-3 टीमें तो आपको स्टैंड आउट नज़र आ ही रही हैं। और उसमें ख़ास तौर पर जैसे आपने जिक्र किया कि मैं फील करता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस पर मुझे बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से वो खेल रहा है, क्योंकि एक तो मैंने देखा कि उस टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप एज कम्पेयर टू अदर टीम्स देखेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। इन टर्म्स ऑफ टीम मैनेजमेंट में भी लोग नए आए, प्लेयर्स भी नए आए। तो जब ऐसी सिचुएशन में अगर आप 2 से 3 दिन पहले मिलते हैं, अगर आपका कोचिंग स्टाफ आता है 2 से 3 दिन पहले, वो प्लेयर्स को नहीं जान रहा होता, और ख़ास तौर पर लोकल प्लेयर्स को तो वो नहीं जानते। वही 3 टीम्स ही हैं जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा एंड द अदर टीम इज लाहौर कलंदर्स। कल जो मैच खेला गया उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी प्रॉपर डोमिनेंस शो की इन द बैटिंग एंड इन द बॉलिंग एज वेल। और जिस तरह से भी ये सिचुएशन बनती नजर आ रही है, ये कल के मैच की समरी है। देखिए, साहिबजादा फरहान के ऊपर हम बात करेंगे ज़रूर। 53 रन स्कोर किए, अभी तक उनके पास हाईएस्ट रन गेटर PSL के हैं। तकरीबन 6 से 7 दिन बाद ये जो तमाम मैचेस क्लोज डाउन हुए हैं, और जेसन होल्डर ना सिर्फ 4 विकेटें ली, पहला मैच जो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेला, अपना डेब्यू किया PSL में, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और अब टॉप ऑफ द टेबल इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 202 रन जो इन्होंने बनाए। और 3 मैचेस में 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें 200 का जो वो एक मार्क है ना, वो कंप्लीट करने में कामयाब हुए। तो 200 रन इतने इजी हो चुके हैं, या पिंडी के पिच है इसलिए हम लेवरेज दे सकते हैं? आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि पिंडी की पिच बुरी नहीं है। और आपको पता भी कि पिंडी की जो बाउंड्री लाइन, बाउंड्री है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। सो इसलिए आपको यहाँ नज़र आता है कि यहाँ ज़्यादा रन हो जाते हैं। लेकिन अभी तक का जो मैार मैंने पिचेस का देखा है, वो बैटिंग के लिए तो बहुत ही आला है। और जिस अंदाज में जितनी भी टीमें खेल रही हैं, इवन आप 234 रन के करके भी हार रहे हो। यानी अगर आप मुल्तान सुल्तान को देखो अगेंस्ट कराची किंग्स, उन्होंने 234 रन किए थे, उसके बाद वो चेस कर गए। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन जैसे भी आप कह रहे थे कि यस, आप सही कह रहे हो, जो पार स्कोर है वो 90, 180, 190 प्लस है। आप किसी भी जगह अगर आप चले जाएं, अगर आप बॉलिंग, बैटिंग और ख़ास तौर पर जो मैं समझता हूँ अगर फील्डिंग का मैयार आपका अच्छा हो जाए ना, तो आई थिंक इतना अगर आप रन्स कर जाते हैं तो आप मैनेज कर लेते हैं उनको डिफेंड करने में। जैसे कल आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड नजर आया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोई कैच मिस नहीं किया। और ग्राउंड फील्डिंग भी देखें बहुत अच्छी। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, जब उनको मार पड़नी शुरू हुई मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स को, सो दे हैड नो क्लू। यानी उनके फील्डर से फंबल हो रहा है, वो कैच भी जो है वो टाइम पे नहीं पहुंच रहे उसके ऊपर। सो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ को डिस्कस करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो बातों से निकलती नज़र आ रही है कि डू यू थिंक कि रिजवान की लीडरशिप क्वालिटीज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई? क्योंकि ऑब्वियसली एक ऑफ द फील्ड भी एक चीज़ चल रही थी, उनको इंग्लिश ना बोलना, ये होना, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की वजह से और इस टूर्नामेंट में आना, वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। लगता है कि उनके माइंडसेट पे इशू है। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। इनफैक्ट मैं उनको बड़ा हाईली रेट कर रहा था, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जिस अंदाज में वो कप्तानी कर रहे थे, आप देखें कि उनके होते हुए KP अगर 5 से 6 साल अगर उन्होंने वहाँ कप्तानी की है, तो 4 साल वो चैंपियन रहे नेशनल T20। हर जगह उन्होंने जो भी जब भी उनको मौका मिलता था, 4 डे में भी, इसमें भी, सो उसमें वो चीज़ नज़र आ रही थी। लेकिन प्रॉब्लम मैं ये फील करता हूँ, देखें 2 चीज़ें हैं।
जब आप डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कप्तानी कर रहे होते हो ना, तो आपकी ओपोनेंट्स में या आपके पास अपने पास 2 से 3 अच्छे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हो तो आपको 11 टॉप प्लेयर्स के खिलाफ मुकाबला करना होता है, और वहाँ स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ती है। प्रॉब्ली जो फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है मोहम्मद रिजवान का, वो ये है कि वो ये फ़र्क जो है वो उसको कम नहीं कर सके। इवन दैट कि आपके पास भी तो वही 11 के टॉप प्लेयर्स हैं ना, मुझे लगता है कि पिक एंड चूज नहीं कर पा रहे। हम तो हार रहे हैं ना, हम तो हार रहे हैं। मेरा कहने मैं मुल्तान की बात कर रहा हूँ अभी तक। वो अच्छा, आपने उसका रेफरेंस दिया, हाँ, इंटरनेशनल का आपने रेफरेंस दिया था ना। देखिए ये तो डोमेस्टिक है, इसको तो मैं रेट कर रहा था उसको। अच्छा। कि वहाँ पर ये अपने आप को वहाँ तक लेके नहीं जा सके, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फ्लॉज देखे उनकी कप्तानी में एट दी इंटरनेशनल लेवल। जहाँ तक मुल्तान सुल्तान को तो वो बहुत अच्छा कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी जो मैंने प्री मैच या प्री टूर्नामेंट जो उनका मैंने एक पेप टॉक देखा जो उन्होंने अपनी टीम को दिया था ना, वो दैट वाज नॉट इम्प्रेसिव। तो एक्चुअली आप जो अपने प्लेयर्स को, अपने चार्जेस को जब साथ लेके चलते हो ना, तो आप उनका भी इनपुट लेते हो। बिल्कुल। अब ये नहीं मैंने जो कह दिया ये वही होगा, बस मैं आप 15 तारीख की सोचो और बस उसके अलावा आपने नीचे नहीं देखना, ये नहीं करना। ये देखो मैच बाय मैच चीजें चेंज होती हैं, मैच बाय मैच चीजें चली होंगी। आपको शॉर्ट टर्म्स गोल सेट करना होंगे। हमें एक टीम से जीते, हम मुल्तान में 2 मैच जीते, फिर लाहौर में जाए तो इस तरह की सिचुएशन हो। अभी जो 6 दिन गुजरे, 11-12 से लेके आज 17 तक, जो 16 तक मैचेस हुए, उसके बाद एक ड्राफ्ट जो बनता हुआ नजर आ रहा है हमें पॉइंट्स टेबल का, हम उसके ऊपर नजर दौड़ा लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप ऑफ द टेबल है, प्लेड 3-1-3 and with the points 6 they are topping the table. Qalanzars who played 3 matches और 1 मैच हारे जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ था, और ग्लेडिएटर्स जिन्होंने 2 मैचेस खेले, 1 मैच लाहौर के खिलाफ हारा। किंग्स ने 2 मैचेस खेले, 1 मैच बहुत ही अच्छा जीता और दूसरा मैच लाहौर के खिलाफ हारा। सुल्तान्स 2 मैच खेले, दोनों हारे। ज़ल्मी 2 मैच खेले, दोनों मैच हारे। मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि हमने ऊपर से शुरू किया था। आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। सीइंग पेशावर, ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान एट द बॉटम ऑफ द टेबल, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसे। हम लाहौर और कराची को तो एक्सपेक्ट करते थे ना कि शुरू में यही होता था। नहीं, यही होता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे बाकी टीमों का तो इतना नहीं, मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान बाउंस बैक करेगी। अच्छा। ऐसा नहीं है। उनके पास जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। द मोमेंट उनको एक मैच जीतने की ज़रूरत है। जैसे वो मैच जीतेंगे आप देखेंगे कि उनकी सारी की सारी जो है ना चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। जो अलार्मिंग एस्पेक्ट जो मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल। उसका जो स्क्वाड है, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने जब ये ड्राफ्ट किया, जब उनकी सिलेक्शन हो रही थी, तो उन्होंने इस चीज़ को तो देखा ही नहीं कि उनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अब मैं जब उनका कॉम्बिनेशन देखता हूँ, अगर साइम अयूब और बाबर अगर वो रन्स नहीं करते तो उसके बाद उनके पास कुछ है ही नहीं। और नीचे अगर जो आपने जो फॉरेन इंपोर्ट्स जो लेकर भी आए हैं वो भी मुझे कोई इतने ज़्यादा इस वक्त तो कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो मुझे लगता है कि वो अभी फर्दर स्ट्रगल करेगी। वेयर एज मुल्तान सुल्तान को बाउंस बैक करना चाहिए जिस तरीके से उनके पास है, क्योंकि जॉर्डन और डेविड विली जो है ना, वो अभी क्योंकि ऑफ सीजन से आ रहे हैं। ऑफ सीजन से आने का मतलब ये है कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली तो, और T20 हो नहीं रहा। तो जब T20 नहीं हो रहा और आप विंटर से आके आप एकदम से आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड चल रहा है। साइम अयूब, बाबर आजम, जो आपने बात की कि अगर ये 2 प्लेयर्स स्कोर नहीं करेंगे तो हु वुड बी स्कोरिंग फॉर दैट टीम। मोहम्मद हारिस की हमने बात की, 1 मैच में उन्होंने स्कोर किया, लेकिन अर्जेंसी में क्यों है, कंसिस्टेंट नहीं है वो। अर्जेंसी में क्यों है कि हर बॉल को मैं हिट करने जाऊं, हर बॉल को मैं इस तरह करूं। ठीक है, आपने 200 रन चेज करने थे, आपने परफॉर्म किया। अब ये स्क्वाड आप देखते हैं कि हुसैन तल्लत जो कि मीडियम पेसर हैं, लास्ट मैच में वो टॉप बॉलर नजर आए। बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनकी कोई स्ट्रेंथ नजर ही नहीं आई। बिल्कुल, देखो एहसान जब बात कर रहे हो आप देखो तो सी, जैसे आपने भी कहा कि साइम अयूब और बाबर आजम के बाद आप मुझे बताइए मिचेल ओवन जो है तो नए प्लेयर है ना, इनके मुतालिक तो इवन दो ही इज ओपनर एज वेल। अगर उस ओपन करवाएंगे तो उनको नीचे आना पड़ेगा। वो मुझे लगता है कि अच्छा खासा हिट मारने वाला पावरफुल हिटर है, लेकिन एज सच जब आप देखते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में कि ये ऐसा प्लेयर तो नहीं है कि लोगों ने कहा हो कि यार नहीं ये मैच ही आपको जिता देगा। अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आई। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे स्क्वाड को देखें, मोहम्मद अली उनका फास्ट बॉलर है, हुसैन मैं उनके बारे में बात करना चाह रहा था। हुसैन तलत है, आप देख लेंगे वो तो पिछले 8-10 सालों से इन एंड आउट हुए हैं ना, पाकिस्तान की टीम में आए भी हैं और बाहर भी चले गए हैं, तो आप उसको तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो सबसे अलार्मिंग एस्पेक्ट अभी तक जो मुझे नज़र आया है इस पूरे अभी तक के जो मैचेस हुए हैं उसमें जो हमारा यंग लॉट है
उसने कोई डिलीवर करके नहीं कर पाए। वेयर एज अगर हम अपने साथ जो पड़ोसी मुल्क में जो लीग हो रही है उसमें अगर आप देखें तो उनको सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स, नए प्लेयर्स जो ज्वाइन इन कर रहे हैं, यंग प्लेयर्स, दे आर परफॉर्मिंग। ठीक है, हमारे यहाँ आप देखें अली रजा, आप इरफानुल्लाह नियाजी, आप लाहौर के नवाज, आप नईम, जितने भी आप नाम लेंगे अभी तो किसी ने ये मटेरियल शो नहीं किया कि हम जो है ना आगे फ्यूचर हमें देखा जाए। सो ये एक मेरे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग वो है, क्योंकि पाकिस्तान को आगे प्लेयर्स तो चाहिए और यंग प्लेयर्स यही हैं। और अगर आपने सीनियर्स को निकालना शुरू कर दिया है, वेयर एज के रिजवान और बाबर को आप अपनी T20 स्क्वाड में फ्यूचर में स्पॉट नहीं कर रहे हैं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब सिलेक्टर्स सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एज ए सिलेक्टर यू हैव बीन इन दैट ऑफिस, आप बैठे हैं, आपने बाबर और रिजवान को उस आइडिया से ही बाहर निकाल दिया है, तो डू यू थिंक कि उनका ये खेलना मैटर करता है कि वो अपना कमबैक कर सके? क्योंकि बाबर और जैसे वो रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आकिब जावेद को उन्होंने इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि ये बोला था कि हमें नहीं कुछ पता, जो वो सब फैसला करते हैं हमें मानना पड़ता है, वी आर द टीम, हमें प्लेयर्स हैं। देखिए ये बड़ी गलत चीज़ है, मेरे अपने नज़दीक ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। देखिए द थिंग इज़ कि जब आप बैठ के कोई फैसले करते हैं ना तो उसमें सबकी इनपुट शामिल होती है। बिल्कुल, ये नहीं हो सकता कि कोच जो है वो आपको कह रहा है कि ये कर दो तो आप आगे से कुछ नहीं कहते। आई थिंक कैप्टन का पूरा रोल होता है इसमें, कोच कैप्टन और मिलके जो होते हैं वो थिंक टैंक बनते हैं। ठीक है, और वो एक टीम बनाते हैं। हाँ, एक दो सीनियर को मिला लेते हैं। ठीक है कि यार देखें यार हमने क्या करना है, वो सीनियर्स को बाहर निकाल रहे हैं। जो बाद में आप हार जाते हैं, अगर मुझे ये बताइए अगर ये मैचेस जीते हुए होते तो क्या वो ये बात करते हैं? बिल्कुल कभी भी ना करते। सो अब दूसरी तरफ जो आपने बात की, देखिए बाबर आजम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी तो पोजीशन मुझे मुश्किल नजर आ रही है T20। अच्छा, ठीक है, लेकिन रिजवान ने इम्प्रोवाइज किया। आई डोंट थिंक सो कि आप उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो ठीक है, रिजवान को आप इस वक्त वो नहीं कर सकते, राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो अभी भी आपके पास ऐसा एक ओपनर नजर आ रहा है। फखर जमान अगर फिट रहते हैं, साइम अयूब अगर आप फिट रहते हैं, आपको नजर आते हैं, और ये जैसे साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक लेवल पे तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल में हमने जब इंटरनेशनल इनको भेजा, शॉर्ट बॉल के ऊपर इन्होंने अपनी वीकनेस शो की। यहाँ भी जब शॉर्ट बॉल होती है तो उसको इतना कंफर्टेबली नहीं खेलते। सो जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, टॉप टीम्स के खिलाफ खेलेंगे, तो उन्होंने आपको ये असेस किया हुआ होता है। वो आपको आते ही अटैक ही वहीं करते हैं, वो अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं। होमवर्क करके आते हैं। अगर आपको अर्ली स्टेजेस में बाउंसर करके आउट कर लेंगे तो उसके बाद तो इस किस्म की हिटें जो हम देख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खेल रहे हैं, वो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें ना लो बाउंस पिचेस हैं। दूसरा एक और चीज़ मुझे नजर आ रही है कि जो वर्ल्ड कप होने जाएगा वो भी आपका सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे है। सो उसमें भी बाउंस ऐसा नहीं होगा। सो मे बी कि वो सर्वाइव कर जाए। वर्ल्ड कप तो मेरे ख्याल दूर है, हम पहले एशिया कप को तो टारगेट करें। एशिया कप भी हमारी होम बिल्कुल ऐसी होम कंडीशंस सब कॉन्टिनेंट में ही होगा ना, तो इसलिए उसमें भी आपको पिचेस का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मैचेस बाहर होते हैं ना, जैसे साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, वहाँ ये इशू हो जाते हैं। सो यस, बाबर अभी बाकी जो जितने भी मैचेस हैं उसमें देखें ना, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बाबर सिवाय ओपन के नीचे मिडल ऑर्डर में बैटिंग नहीं कर सकते। हालांकि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने लास्ट सीरीज खेली थी, 1 डाउन पे आ गए, 350 स्कोर की, डीमोट कर ले यार। देखिए मैं इसको ना दूसरे एंगल से देखता हूँ। देखिए रन्स करना इज समथिंग एल्स। क्या आपके रन से आपकी टीम जीत रही है? आपके कंट्रीब्यूशन से आपकी आप बाहर के ममालिक में देखेंगे तो वो इम्पैक्ट प्लेयर्स अपनी टीम को मैच जिता जाते हैं। उनके 350 मैटर नहीं करते। अगर कोहली 100 करता है, बिल्कुल कोच इंजमामुल हक ने इस बात का जवाब दिया, मैं कोट करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है कि बाबर आजम मैच नहीं जिता के जा सकता। वो ओपनर है, उसका काम है मैच बना के जाना। 5वें 6ठे प्लेयर का काम है कि मैच को जिताना। ये माइंडसेट को कैसे चेंज करेंगे? मुझे डेविड वार्नर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते रहे अपनी रिटायरमेंट से पहले, अगर वो चल रहे हैं तो वो एंड तक लेके जा रहे हैं। He forgets कि I am the opener, ये फिनिशर काम करेगा। एक फर्क है। देखिए जो आपने ये बात की ना, इंतजाम ने ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफेंड किया होगा बाबर को, बिकॉज कोच भी हैं। देखिए अगर डेविड वार्नर 10 से 15 ओवर में आउट होके जाता था तो उसका जो स्कोरिंग रेट होता था ना, वो 8 से 9 रन, 9 से 10 रन के एवरेज पे छोड़ के जाता था। बिल्कुल ऐसे। बाबर जब छोड़ के जाता है तो 6 से 7 के उसमें छोड़ के जाता है, जो आने वाले बैटर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको किस तरीके से बढ़ाएं। आप 8-9 पे छोड़ेंगे तो वो 10-11 पे लेके जाएंगे ना। ये इशू है बाबर के साथ। बाबर ठीक है 50 कर रहा है, लेकिन 126, 133 स्ट्राइक रेट, तो उससे तो टीम को तो कोई फायदा नहीं हुआ। जब टीम आज देखें ना, आप 240 भी चेज हो रहे हैं,
235 भी चेज हो रहे हैं। अगर हम 170 पे और 160 पे और 150 पे फिनिश कर रहे हैं तो हम तो कहीं भी नहीं खड़े हुए T20। फिर आपको देखना चाहिए आपकी वो बॉलिंग भी इतनी अच्छी है कि आप उसको डिफेंड कर पाए, वो तो है ही नहीं। T20 तो बॉलिंग के लिए है ही नहीं ना। आप बड़े से बड़ा बॉलर आ जाए, आप देखिए आप स्पिनर्स को क्यों लेकर आ रहे हैं, वो इसलिए कि स्पिनर्स अब उनको 1-2 विकेटें लेके दे रहे हैं। आप फास्ट बॉलर का हाल देखें, शामी ने 4 ओवर में 75 रन दे दिए। सो मतलब समथिंग जो कि बॉलर्स के लिए तो मुश्किल है। आप देखें ना मिचेल स्टार्क ने, वो भी 60-70 रन देता है। कल उसने एक आध मैच जिता दिया, अच्छा बॉल कर लिया, अच्छा बॉल कर दिया उसने। सो इसलिए जो स्पिनर आप देख रहे हैं, राइट लेफ्ट आर्म चाइनामैन एंड गुगली बॉलर्स, राइट आर्म लेग स्पिनर्स, फिंगर स्पिनर्स इतने ज्यादा कामयाब नहीं हो रहे जितने रिस्ट स्पिनर्स कामयाब हो रहे हैं, और विकेटें भी लेके। इब्रार ने पहले वो कैप पहनी, टॉप विकेट्स की, उसके बाद रिशाद के पास और उसके पास उधर से गई।